नमस्कार साथियों, एनसीईआरटी भूगोल कक्षा 7 में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी भूगोल के कक्षा 7 के पाठ हमारी पृथ्वी के अंदर का सारांश समझेंगे। और यह आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो कक्षा 7 की आपकी जो एनसीईआरटी है, ये सबसे आधारभूत भूगोल यहाँ से आपको समझ में आएगा। सबसे आधारभूत भूगोल अगर आपको कहीं से समझ में आने वाला तो इसी चैप्टर से आने। और इस चैप्टर में इतने सारे, इस बुक में इतने सारे अच्छे अच्छे फैक्ट्स दिए हैं, इसलिए हमने इसको सबसे लास्ट में रखा है ताकि आप लोगों को जो है इससे पहले की चीज़ें क्लियर हो जाए और यहाँ से फिर आपको जो है मज़ा आने लगे एनसीईआरटी पढ़ने में। आइए शुरू करते हैं। और यहाँ पे सबसे पहला चीज़ आपको फैक्ट है, ध्यान रखना है कि विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। तो ध्यान रखना है कि विश्व की सबसे गहरी खान जो है कहाँ स्थित है, दक्षिण अफ्रीका में, और इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। अब इसका नाम जान लीजिए। इसका जो नाम है वह है, और इसका नाम है मपोनेंग गोल्ड माइन, मपोनेंग सोने की खान। और ये कहाँ पे स्थित है, दक्षिण अफ्रीका में, और यह विश्व की सबसे गहरी खान है। इसकी लगभग जो गहराई है 4 किलोमीटर के आसपास है। आगे बढ़ते हैं। और इसके अलावा ध्यान रखना कि पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए, जो कि बिल्कुल असंभव है, आपको जो है समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा, जो कि इम्पॉसिबल है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में समझते हैं। और यहाँ पे जो है आपको ध्यान रखना है, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्री परतों से बनी हुई है। तो पृथ्वी पे जो है जो आंतरिक परतें हैं वो कई सारी परतों में विभाजित है, जिनको हम एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। और 3 परतों में विभाजित की गई है। इनको बोलते हैं क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट को हिंदी में परपटी कहते हैं, फिर मेंटल है, फिर क्रोड है। और जो सबसे ऊपरी परत है उसको हम क्रस्ट के नाम से जानते हैं, परपटी के नाम से जानते हैं। और इसके बाद फिर मेंटल आता है, फिर कोर आता है। आपको यहाँ ध्यान रखना, परपटी या क्रस्ट जो है ये किसका बना होता है, तो सियाल का। सियाल का मतलब है कि दो यहाँ पे तत्व हैं, पहला है सिलिका और दूसरा एल्युमिनियम। तो सिलिका और एल्युमिनियम से बना होता है परपटी। और मेंटल जो बना होता है वो सीमा का बना होता है। तो ध्यान रखना आपको, सीमा मतलब सियाल और मैग्नीशियम। तो लिख लीजिए सियाल और मैग्नीशियम, और उसी का शॉर्ट फॉर्म में सीमा। और सियाल और एल्युमिनियम से बना परपटी। फिर क्रोड की बात करें तो निफे का बना होता है। निफे का मतलब होता है निकल और फेरस। निकल जो है, निकल एक एलिमेंट होता है, और साथ में फेरस आप जानते हैं लोहा जिसको बोलते हैं। तो निकल और फेरस से बना होता है क्रोड। और क्रोड जो है या कोर जो है ये 2 भाग में विभाजित होता है, बाह्य कोर और आंतरिक कोर। बाह्य कोर और आंतरिक कोर। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि जो पृथ्वी की आंतरिक परतें हैं वो 3 भागों में विभाजित है। पहला है क्रस्ट, जिसको परपटी कहते हैं, दूसरा है मेंटल, फिर कोरोड। और अगर हम बात करें जो है, तो परपटी आपकी सियाल से बनी हुई है, सिलिका एल्युमिनियम। मेंटल जो है वो सीमा से बना है, सिलिका मैग्नीशियम। और क्रोड जो है वो निफे, निकल और फेरस से बना है। और इसके अलावा आपको जो है आगे बताया जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आते हैं, आपको फिगर भी बना के यहाँ पे समझाया गया है कि जो ये आपका पार्ट है सबसे अंदर वाला पार्ट है, और ये आपका जो है आंतरिक क्रोड को दिखाता है। और फिर आपका जो ये बाह्य पार्ट है ये आपका बाह्य क्रोड को दिखाता है। और उसके बाद फिर मेंटल का पार्ट है, और फिर ये आपका जो है परपटी का दिखाया गया है यहाँ पे ऊपर। और अगर हम बात करें तो पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं। तो ध्यान रखना आपको, पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं, परपटी कहते हैं। यहाँ सबसे पतली परत होती है, ध्यान रखिएगा, सबसे पतली परत कौन सी होती है, तो परपटी होती है। और यह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर तथा समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक होती है। तो ध्यान रखना है कि जो महाद्वीपीय जो परपटी होती है वो ज़्यादा जो है चौड़ी होती है, और किसकी तुलना में, तो ये जो है महासागरीय परपटी की तुलना में। और महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका और एल्युमिनियम जैसे खनिजों से बनी है। तो ध्यान रखिएगा, महाद्वीपीय संहति जो है मुख्यतः ये किससे, सिलिका और एल्युमिनियम, सियाल से बनी हुई है। और इसलिए इसको जो सीएल या सिलिका जो है कहा जाता है। तो और आपको आगे देखें, महासागर की जो परपटी होती है मुख्यतः जो है सिलिका और मैग्नीशियम की बनी होती है, इसलिए इसको सीमा, इंग्लिश में बोला जाए तो सीमा बोला जाता है। इससे आप याद रख सकते हैं। और यहाँ पे तो आपको ध्यान रखना 2 चीज़ें हैं, एक तो महाद्वीपीय परपटी हो गई। महाद्वीपीय परपटी किसकी बनी हुई है, तो महाद्वीपीय परपटी सियाल की बनी हुई है, सिलिका और एल्युमिनियम। और महासागरीय परपटी आपकी है सीमा की बनी हुई है, सियाल और मैग्नीशियम। और फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे परपटी के ठीक नीचे मेंटल पाया होता है, जो 2900 किलोमीटर गहराई तक फैला होता है। तो ध्यान रखिएगा कितनी गहराई तक, 2900 किलोमीटर तक। और अगर महाद्वीपीय परपटी की बात करें तो महाद्वीपीय परपटी जो है वो 35 किलोमीटर, फिर 35 किलोमीटर के बाद मेंटल स्टार्ट हो जाएगा, और कहाँ तक जाएगा, 2900 किलोमीटर तक। और इसकी जो परतों की जो सबसे आंतरिक परत कौन सी, तो क्रोड है, जिसको कोर बोलते हैं इंग्लिश में। और जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और
यह मुख्यतः निकल और लोहे की बनी हुई है, जिसको हम निफेक के रूप में समझे हैं। तो निकल और फेरस, और इसे निफेक कहते हैं। केंद्रीय क्रोड का तापमान और दाब काफ़ी उच्च होता है। तो जो केंद्रीय क्रोड होता है वो उसका जो तापमान और दाबमान, मतलब वहाँ पे जो टेम्परेचर और प्रेशर होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे एक पॉइंट दिया आपको कि पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही पर्पटी है। तो ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही पर्पटी है, 84% मेंटल और 15% हिस्सा क्रोड है। और पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। और अगर हम बात करें तो पर्पटी जो है ये 1%, मेंटल 84% और क्रोड जो है 15% जो है, ये इतना इसका आयतन का भाग है पृथ्वी के, अगर हम तुलना करेंगे पृथ्वी के आयतन से। अब फिर आते हैं सेल और खनिज पे। और यहाँ पे कुछ शब्दों के बारे में दिया गया। इग्नियस, जिसको हम आग्नेय हिंदी में बोलते हैं, और यह लैटिन शब्द इग्नस से लिया गया, जिसका मतलब होता है अग्नि। सेडिमेंट्री का मतलब क्या होता है, तो ये सेडिमेंटम वर्ड से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है स्थिर। फिर मेटामॉर्फिक है, ये मेटामॉर्फस से लिया गया, जिसका अर्थ है रूप परिवर्तन। तो आपको बस इसका अर्थ जानना है, कहाँ से पूछा गया, ये सब नहीं पूछा जाएगा आपके परीक्षा में। तो आगे बढ़ते हैं, सेल और खनिज पे आते हैं। पृथ्वी की पर्पटी अनेक प्रकार के सेलों से बनी होती है। तो ध्यान रखना कि जब क्रस्ट की बात कर रहे हैं तो जो खनिज पाए जाएंगे वो कहाँ पाएंगे, क्रस्ट में या पर्पटी में पाए जाएंगे। पृथ्वी की पर्पटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। और सेल विभिन्न रंग, आकार और गठन की हो सकती है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जो क्रस्ट का निचला भाग होता है, जो क्रस्ट का निचला भाग और मेंटल, तो ध्यान रखिएगा वहाँ पे क्या पाया जाता है, वहाँ पे पाया जाता है मैग्मा। और मैग्मा क्या होता है, तो ये मोल्टन रॉक मटेरियल होता है, मोल्टन रॉक मटेरियल होता है, द्रवित रूप में रहता है, द्रवित चट्टानों का एक कह सकते हैं द्रवित सेल के रूप में रहता है, जो द्रव्य के रूप में रहता है। और इसके वजह से जो है यहाँ पे खनिज नहीं पाए जा सकते। तो जो खनिज का हम शोधन कर सकते हैं वो पर्पटी से ही शोधन कर सकते हैं। इसलिए जो पृथ्वी की पर्पटी यहाँ पे अनेक प्रकार के सेलों से बनी है। पृथ्वी की पर्पटी को बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को हम सेल कहते हैं। और 3 प्रकार की सेलें होती हैं, कई बार परीक्षा में पूछा गया। पहली आग्नेय, जिसको हम इग्नियस कहते हैं इंग्लिश में, आग्नेय सेल। दूसरा अवसादी, जिसको हम सेडिमेंट्री सेल कहते हैं। तीसरा कायांतरित, जिसको हम मेटामॉर्फिक सेल कहते हैं। और फिर अगर हम बात करें तो आग्नेय सेल हो गई, अवसादी सेल हो गई, जिसको तलछटी सेल भी बोलते हैं, चट्टाने बोलते हैं, और कायांतरित सेल हो गई। 3 प्रकार की होती है। अब आइए समझते हैं मैग्मा के बारे में। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। तो पहली चीज़ तो आप समझिए कि मैग्मा क्या होता है। तो आप यहाँ पे, मैं आपको फिर से वही फिगर बना रहा हूँ जो हमने शुरू में देखा था। ये आपका जो क्रस्ट का भाग हो गया, और एक क्रस्ट का जो निचला वाला भाग है। तो ध्यान रखिएगा कि जो 35 किलोमीटर ये हो गया, और फिर इसके बाद जो नीचे वाला भाग है, ये वाला भाग हो गया। उसके बाद फिर जो है ये आपका पूरा जो है क्रोड हो गया, और ये आपका पूरा मेंटल हो गया, ये आपका पूरा मेंटल हो गया। तो मेंटल का जो ऊपरी भाग है और साथ में जो है क्रस्ट का जो निचला भाग है, इस वाले क्षेत्र में जो है मैग्मा पाया जाता है। और ये किस लिए पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे तापमान बहुत ही ज़्यादा होता है। तो इसलिए जो है जो चट्टानें होती है, सेल होते हैं, वो पिघले हुए रूप में रहते हैं, जिनको हम मैग्मा कहते हैं। तो आपको मैग्मा क्लियर हो गया होगा कि जो पर्पटी है, पर्पटी का निचला हिस्सा और साथ में मेंटल का ऊपरी हिस्सा वहाँ पे पाया जाता है। और कई बार क्या होता है कि जो द्रवित मैग्मा होता है ठंडा होकर ठोस हो जाता है। तो इस प्रकार बने सेल को हम क्या बोलते हैं, आग्नेय सेल बोलते हैं। और इन्हें प्राथमिक सेल भी कहते हैं, क्योंकि जो सबसे पहला सेल का निर्माण होता है वो इसी फॉर्म में होता है, इसी रूप में होता है। और आग्नेय सेल 2 प्रकार की होती हैं, पहला अंतर्भेदी सेल और दूसरा बहिर्भेदी सेल। अब आते समझते हैं कि जो है अंतर्भेदी और बहिर्भेदी सेल के बारे में समझते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ बताई गई कि वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब मैग्मा जो है पृथ्वी की सतह पर बाहर आ जाता है तब उसको लावा बोलते हैं। जब वो पृथ्वी की सतह के अंदर रहता है तो वह मैग्मा कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, जब बाहर आ जाएगा तो उसको हम लावा बोलेंगे, अंदर रहेगा तो मैग्मा रहेगा। और पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आ जाता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है पृथ्वी पर। इस प्रकार से बने सेल को हम बहिर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। बहिर्भेदी का मतलब होता है बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ यानी जो मतलब पृथ्वी की सतह के अंदर था उससे बाहर निकल आया। तो इस प्रकार आप इसको याद कर सकते हैं, बहिर्भेदी आग्नेय सेल हम किसको कहते हैं, तो द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है और तेजी से ठंडा होकर ठोस हो जाता है। और पृथ्वी पर ऐसे सेलों को हम क्या बोलते हैं, तो बहिर्भेदी आग्नेय सेल। और इनके बारे में बताया गया कि इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है, जैसे कि बेसाल्ट। ध्यान रखिएगा, बहिर्भेदी आग्नेय सेल का उदाहरण है बसाल्ट, इंग्लिश में इसको बसाल्ट बोलते हैं। और बहुत अच्छा यहाँ पर उदाहरण दिया गया कि दक्कन पठार बसाल्ट सेलों से ही बना हुआ है। तो ध्यान रखना है कि दक्कन पठार का निर्माण किससे हुआ है, तो बसाल्ट चट्टानों से या बसाल्ट सेलों से।
फिर आते हैं अंतर्भेदी के बारे में समझते हैं। तो द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है और इस प्रकार जो ठोस सेलों को हम क्या बोलते हैं, अंतर्भेदी आग्नेय सेल। अंतर्भेदी का मतलब होता है अंदर की तरफ। तो जो पृथ्वी के आंतरिक परतों में मैग्मा ठंडा हो जाता है तो जब उससे सेल बनता है, ठोस सेल बनता है, तो उसको हम अंतर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। और धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। तो ध्यान रखना है कि जो बहिर्वेदी आग्नेय सेल होते हैं ये महीन दानों वाले होते हैं और जो अंतर्भेदी आग्नेय सेल होते हैं तो धीरे धीरे ठंडे होते हैं, तो इसलिए बड़े दाने का रूप ले लेते हैं। ग्रेनाइट सेल ऐसे ही उदाहरण है। तो अंतर्भेदी आग्नेय सेल का उदाहरण ग्रेनाइट, तो ध्यान रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सेल लुढ़क कर, छटक कर, एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं और इन कणों को क्या बोलते हैं, अवसाद बोलते हैं, सेडिमेंट बोलते हैं। और यह अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। समय के साथ में ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सेल की परत बना लेते हैं। इस प्रकार के सेलों को हम क्या बोलते हैं, तो अवसादी सेल बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, जो सेल होते हैं, कौन से सेल, आग्नेय सेल, आग्नेय सेल, ठीक है। और आग्नेय सेल लुढ़क कर, चटक कर या एक दूसरे से टकरा कर टुकड़ों में टूट जाते हैं। इन छोटे कणों को हम अवसाद कहते हैं, सेडिमेंट कहते हैं। और ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं और ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सेल की परत बना लेते हैं। इस प्रकार के सेलों को हम अवसादी सेल कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको इसका डिफिनीशन समझ में आ गया होगा। अब उदाहरण समझते हैं अवसादी सेलों का। तो उदाहरण के लिए अगर हम बलुआ पत्थर को देखें तो बलुआ का पत्थर किससे बनता है, रेत के दानों से बनता है। यानी बलुआ पत्थर जो होता है, रेत के दाने उस समय के साथ में जो है इकट्ठा हो जाते हैं, जो है अवसाद बना लेते हैं, फिर बलुआ पत्थर का निर्माण होता है। इन सेलों में यानी अवसादी सेलों में, तो अवसादी सेलों में पौधों, जानवरों अथवा अन्य सूक्ष्म जीवाणु जो कभी इन सेलों पर रहे होंगे उनके जीवाश्म भी हो सकते हैं। तो आपको याद आ गया होगा कि कौन सा प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के सेल में जीवाश्म पाए जाते हैं, प्रश्न पूछा गया था। फिर पूछा गया था किस प्रकार के सेल में खनिज पाया जाता है। तो दोनों का आंसर आपका क्या है, अवसादी सेल। अवसादी सेल में खनिज पाए जाते हैं, अवसादी सेल में जीवाश्म पाए जाते हैं। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए। और जीवाश्म क्या होते हैं, तो सेलों की परतों में दबे मृत पौधों, जंतुओं के अवशेषों को हम जीवाश्म कहते हैं, जो कई हजारों सालों के जो है प्रक्रिया में जो है दब के रह गए, फिर उसके बाद उनके जो अवशेष होते हैं तो जो उनमें ऊर्जा रह जाती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, जो अवशेष होते हैं जो उनका हम ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल भी करते हैं, उनको हम जीवाश्म कहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कायांतरित सेल के बारे में हम पढ़ते हैं कैसे कायांतरित सेल का निर्माण होता है। तो आग्नेय और अवसादी सेल, ध्यान रखिए आग्नेय और अवसादी सेल दोनों उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आग्नेय सेल भी कायांतरित सेल में परिवर्तित हो सकती है और जो है अवसादी सेल भी जो है कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो सकती है। और उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो चिकनी मिट्टी स्लेट में, चिकनी मिट्टी ध्यान रखिएगा पूछ सकता है, पूछा भी गया। तो चिकनी मिट्टी का जो है निर्माण किस में हो जाता है, तो चिकनी मिट्टी जो है ये स्लेट में। तो ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में मैं लिख दे रहा हूँ स्लेट। और आपका जो है चूना पत्थर का जो कह सकते हैं कायांतरित सेल में परिवर्तित होता है उसको हम संगमरमर कहते हैं, संगमरमर। तो आपको ध्यान रखना है कि चूना पत्थर संगमरमर में कायांतरित हो जाता है और चिकनी मिट्टी जो स्लेट में कायांतरित हो जाती है या परिवर्तित हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, फिर है कि सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। तो ये सब चीज़ें बताई गई हैं, उतना काम की नहीं है। फिर उसके बाद हम जो है सेल चक्र को समझते हैं। अभी तक परीक्षा में नहीं आया लेकिन पूछा जा सकता है, तो आपको जानना चाहिए। कई बार क्या होता है कि किन्हीं निश्चित दशाओं में कुछ कंडीशंस होती हैं, एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी कि आग्नेय जो है वो अवसादी में परिवर्तित हो जाते हैं या आग्नेय अवसादी जो है वो जो है कायांतरित सेल में परिवर्तित हो जाते हैं और कायांतरित सेल फिर से जो है आग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाते हैं। तो एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की जो प्रक्रिया है इसी को हम क्या कहते हैं, सेल चक्र, रॉक साइकिल बोलते हैं इंग्लिश में। और इसको समझते हैं डिटेल में। और जो द्रवित मैग्मा होता है पृथ्वी की परतों में, तो ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल बन जाता है और ये आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़े में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी सेल का निर्माण कर लेते हैं, हमने देखा था पीछे। फिर ताप एवं दाब के कारण, बहुत ज़्यादा ताप और दाब रहेगा तो ये आग्नेय और अवसादी सेल यानी आग्नेय और अवसादी सेल दोनों किस में परिवर्तित हो जाएंगे, तो कायांतरित सेल में। और अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल जो है पुनः
पिघल के जो है द्रवित मैग्मा बन जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि आग्नेय और अवसादी सेल जो है कायांतरित सेल में परिवर्तित हो जाएंगे ताप और दाब के कारण, और जब अत्यधिक दाब जब कायांतरित सेल पे भी अत्यधिक ताप और दाब पड़ेगा तो वही जो है कायांतरित सेल फिर से जो है पुनः पिघल कर द्रवित मैग्मा बन जाएंगे, और यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर आग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया आपको समझ में आ गई होगी, और इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं सेल चक्र। फिगर से हम समझ लेते हैं एक बार, और अगर हम फिगर को समझें, इस चित्र को समझें, तो आग्नेय सेल यहाँ पे है और आग्नेय सेल पहले अवसाद में परिवर्तित होगा, जिसको हम और आपको मैंने बताया था कि अवसादी सेलों को जो है तलछटी चट्टानें भी बोलते हैं या तलछटी सेल भी बोलते हैं। और अवसाद जो है फिर अवसाद से जो है क्या होगा, अवसादी सेल का निर्माण होगा, और इस पर जब ताप और दाब के कारण जो है ये कायांतरित सेल में परिवर्तित हो जाएंगे, या फिर आग्नेय सेल जो है ताप या दाब के कारण किसमें परिवर्तित हो जाएगा, कायांतरित सेल में। और इसके अलावा अगर हम बात करें फिर अत्यधिक दाब, जब इस पर कायांतरित सेल पे अत्यधिक दाब पड़ेगा, यानी ज़्यादा टेम्परेचर और ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, तो ये मैग्मा में वापस से कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपको आपस में देख रहे हैं एक चक्र बन रहा है कि एक दूसरे में परिवर्तित हो रहे हैं, और इसी चक्र को हम क्या कहते हैं, तो इसी चक्र को हम कहते हैं सेल चक्र। आगे बढ़ते हैं। फिर है कि सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है, और खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण है। खनिज मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण है, और इनका उदाहरण देखें खनिज का, तो कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम, और इनका उपयोग वगैरह देखते हैं। और बाकी अगर हम बात करें तो आपका हम यहाँ पे पहले एक बार रिवीजन करा दे रहे हैं, ताकि जिन लोगों को अभी तक पहली बार देख रहे हैं और अगर किसी कारणवश आपको जो समझ में नहीं आया है तो हम एक बार फिर से प्रयास कर दे रहे हैं। हमने जो बात की है पृथ्वी की आंतरिक परतों की, ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक परतें, और पृथ्वी की आंतरिक परतें 3 भागों में विभाजित की गई हैं। ये पहला चीज़ जानिए, क्रस्ट भी लिखा आता है, क्रस्ट को हम परपटी कहते हैं, जान लीजिए। फिर मेंटल है, और तीसरा है कोर, और कोर 2 भागों में विभाजित किया गया है, आंतरिक और बाह्य। तो पहले बाह्य कोर आएगा, फिर आंतरिक कोर आएगा। और हम बात करें तो जो क्रस्ट है, परपटी है, ये सबसे पतली परत है, और फिर मेंटल है, फिर कोर है। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना जो क्रस्ट का निचला पार्ट है, यहाँ पे डॉट डॉट बना देना हूँ, क्रस्ट का जो निचला, परपटी का निचला भाग और मेंटल का ऊपरी भाग, इसी क्षेत्र में जो लावा पाया जाता है, मैग्मा पाया जाता है। और अगर हम बात करें तो जो है महाद्वीपीय परपटी की, महाद्वीपीय परपटी जो है किससे बनी होती है, सियाल से। और क्रस्ट भी परपटी किससे बना होता है, ये सियाल से बना होता है। और अगर हम उसके बाद बात करें महासागरीय परपटी की, तो महासागरीय परपटी किसकी बनी होती है, तो महासागरीय परपटी बनी होती है सीमा की। और मेंटल भी किसका बना होता है, सीमा का। और कोर की बात करें तो कोर हमने बात किया, ये निकल और फेरस, निकल और लोहा से मिलकर बना होता है। तो आपके ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। और हमने जो है इनकी गहराई भी देखी थी कि मेंटल जो है किस गहराई तक जाता है और फिर कोर किस गहराई तक जाता है। तो उस हिसाब से जो है जो क्रस्ट है, परपटी है, ये सबसे पतली परत मानी जाती है। और यहाँ पे हम बात करें जो खनिज पाए जाते हैं तो क्रस्ट में ही पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा, क्रस्ट से ही उनका अवशोधन होता है। और इसके अलावा जो है आपको ध्यान रखना कि महाद्वीपीय परपटी सियाल से, महासागरीय परपटी सीमा से जो है बनी होती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप ध्यान रखिएगा कि जो हमने 3 प्रकार के चट्टानों के बारे में बात किया, आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान, और उसके बाद फिर जो है कायांतरित चट्टान। और अवसादी में ही जो है जीवाश्म पाए जाते हैं, जीवाश्म आए या खनिज आए, तो आपके कहाँ पाए जाएंगे, केवल अवसादी में। और आग्नेय चट्टान 2 प्रकार की होती है, जब मैग्मा जो है अंदर बनेगा तो अंतर्भेदी, और जब मैग्मा बाहर निकल के लावा का निर्माण लेकर चट्टान का निर्माण करेगा तो बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान बन जाएंगी। और आग्नेय चट्टान जो है अवसादी चट्टानों में परिवर्तित हो सकती हैं, और अवसादी या आग्नेय चट्टानें कायांतरित में परिवर्तित हो सकती हैं, फिर कायांतरित जो है आग्नेय में परिवर्तित हो सकती हैं। तो ये प्रक्रिया आपस में चलती रहती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रॉक साइकिल, सेल चक्र। अब आते हैं प्रश्नों पे, बहुत ही अच्छे प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो है द्रवित मैग्मा से बने सेल, तो द्रवित मैग्मा से बने सेल को हम क्या बोलते हैं, तो हम उनको आग्नेय सेल बोलते हैं। फिर अगला प्रश्न है पृथ्वी की सबसे भीतरी परत, तो पृथ्वी की सबसे भीतरी परत हमने देखा क्रोड होता है। सोना, पेट्रोलियम, कोयला किसके उदाहरण है, तो ये खनिज के उदाहरण है। सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं, देखिए प्रश्न NCERT से ही लिया गया था, कई बार पूछा गया। तो अवसादी सेल में जीवाश्म होते हैं। पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी हो जाएगी, परपटी। और अगर महाद्वीपीय परपटी की बात करें तो 35 किलोमीटर चौड़ी है, और महासागरीय परपटी की बात करें तो केवल 5 किलोमीटर चौड़ी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि महाद्वीपीय परपटी महासागरीय परपटी से चौड़ी होती है। फिर आते हैं यहाँ पे सही जोड़ा मिलाना है, तो इसको भी एक बार देख लेते हैं।
अब यहाँ पे पहला चीज़ है कि क्रोड, तो क्रोड जो है, क्रोड के जो है अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम क्या मैच कर सकते हैं, तो क्रोड जो है ये सबसे भीतरी परत है। तो क्रोड अगर हम देखें तो क्रोड क्या है, सबसे भीतरी परत है क्रोड। और हमने बात किया था कि जो है सियाल, सियाल क्या होता है, तो सियाल जो है, और सियाल जो है ये आपका सिलिका और एल्युमिनियम से मिलकर बना होता है, तो ये आपने देखा। और इसी प्रकार जो है हमने बात किया था कि जो चिकनी मिट्टी होती है वो किस में परिवर्तित होती है, तो चिकनी मिट्टी वो स्लेट में परिवर्तित होती है, और सबसे भीतरी परत हमने देख ही लिया है। और इस प्रकार जो है, और अगर हम खनिज की बात करें तो खनिज के बारे में जो है ध्यान रखिएगा, इसका एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है, हमने पीछे की क्लासेस में भी देखा है। तो आपका यह चैप्टर जो है समाप्त होता है। अब आगे हम इसका जो पहला चैप्टर है, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, लगे हाथ हम उसको भी कवर कर लेते हैं, क्योंकि समय अब ज़्यादा है नहीं हमारे पास, तो आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए। और यहाँ पे जो है पहले चैप्टर में आपके कुछ प्रश्न दिए गए हैं कक्षा 7 एनसीईआरटी से, और यह प्रश्न कौन से हैं, तो कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है, इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है, इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है, इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है। तो यह प्रश्न आपको याद आ गया होगा, पीआरटी में पूछा गया था। फिर आते हैं, और यहाँ पे जो है आपको पर्यावरण के घटक के बारे में बताया गया है। तो पर्यावरण के घटक जो मतलब अलग अलग प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक घटक, और प्राकृतिक घटक में जल आता है, और जल का से जो है जो एक क्षेत्र होता है जलमंडल, और वायु का जो पूरा एक क्षेत्र होता है वायुमंडल, और एक स्थल मंडल। और आपने जो है सुना होगा कि जो बायोस्फीयर होता है, तो बायोस्फीयर जो तीनों यहाँ पे चीज़ें पाई जाती हैं, कौन कौन सी, तो स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल, जहाँ पे पाया जाता है उसी को हम जो है बायोस्फीयर कहते हैं। बायोस्फीयर जिसको हम क्या बोलते हैं, जैवमंडल। और यहाँ पे आपको जैवमंडल यहाँ पे नीचे दिया भी है, तो आपको ध्यान रखना कि जैवमंडल किसका किसका बना होता है, तो स्थल मंडल का भाग होता है, वायुमंडल का भाग होता है, और जलमंडल का भाग होता है। ये तीनों मिलाकर किसका निर्माण करते हैं, जैवमंडल का। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। फिर पर्यावरण के घटक में मानव निर्मित भी होते हैं, जैसे इमारतें हैं, पार्क है, पुल है, ये सब आप जानते ही हैं। फिर मानव की बात करें तो मानव से रिलेटेड जो है यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं। और इसके अलावा बात करें तो जीवीय और अजीवीय, हमने इसके बारे में पढ़ा भी है कई बार। तो बायोटिक जिसको बोलते हैं या जैव बोलते हैं जिसको, और अजीवीय जिसको एबायोटिक बोलते हैं, अजैव बोलते हैं। तो यहाँ वही नाम में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया गया। जीवीय क्या होते हैं, जैव क्या होते हैं। जैव ये आपके सजीव प्राणियों का संसार होता है, जैसे पादप जंतु। अजीवीय क्या होते हैं, जो निर्जीव पदार्थों का संसार, जैसे स्थल हो गया, मृदा हो गया, ठीक है, वायु हो गया, ये सब आपका अजीवीय में आते हैं। आइए जो है आगे बढ़ते हैं। और फिर आपको ध्यान रखना कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तु एवं प्रकृति को हम पर्यावरण कहते हैं। तो पर्यावरण का डिफिनीशन आपको क्लियर होना चाहिए कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, वस्तु, स्थान को, प्रकृति को जो हम पर्यावरण कहते हैं। और यह प्रकृति एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। तो जो आपका जो पर्यावरण होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी, तो आपको प्राकृतिक पर्यावरण भी होता है, मानव निर्मित परिघटनाएँ भी होती हैं। और इसमें जो है प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय और अजीवीय दोनों परिस्थितियाँ शामिल होती हैं। तो ध्यान रखिएगा कि प्राकृतिक पर्यावरण में जीवीय जो है परिस्थितियाँ भी होती हैं और अजीवीय परिस्थितियाँ भी होती हैं, दोनों से मिलकर इनका निर्माण होता है। और मानव निर्माण की बात करें तो मानव निर्माण में जो है मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएँ होती हैं, उनकी गतिविधियाँ तथा उनके द्वारा बनाई गई रचनाएँ शामिल होती हैं। पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण जो है इन्वायरमेंट वर्ड से आया है। इन्वायरमेंट वर्ड आप जानते हैं, और ये इन्वायरोनेर और या एनवायरोनेंट शब्द से इसकी उत्पत्ति, इसका मतलब होता है पड़ोस। तो आपको इतना ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ना है, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे जो महत्वपूर्ण है कि पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को हम स्थल मंडल कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा हम स्थल मंडल किसको कहते हैं। अभी हमने परपटी के बारे में पढ़ा था, क्या होता है, तो जो हमने 3 भाग में डिवाइड किया था पृथ्वी की आंतरिक परतों को। तो जो पृथ्वी की ठोस परपटी होती है, जो ठोस परपटी होती है, कठोर ऊपरी वाली परत जो होती है, तो जो ऊपरी वाली परत को हम क्या बोलते हैं, स्थल मंडल, या चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है। इसके बारे में भी हमने बात किया था कि खनिज कहाँ पाए जाते हैं, चट्टानें कहाँ पाई जाती है, तो स्थल मंडल में पाई जाती हैं। और ये मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो स्थल मंडल होता है मिट्टी की पतली परत से ढका होता है, या पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों का वाला विषम धरातल होता है। मतलब स्थल मंडल में ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और यह स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागरीय की सतह पर भी पाई जाती हैं। तो हमने ये भी बात किया था, और महाद्वीपीय परपटी भी हमने पढ़ा था, और महासागरीय परपटी भी पढ़ा था। तो वही बात यहाँ पे की गई कि महासागरीय परपटी भी हो सकती है और महाद्वीपीय परपटी तो होती ही है। फिर आगे बढ़ते हैं। स्थल मंडल वह क्षेत्र होता है जहां हमें वन, कृषि एवं मानव वस्तुओं के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है, या खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। और आते हैं हम यहाँ पे, अब हम जो है जैव मंडल हमने आपको पहले ही बता दिया था। जैव मंडल में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल। ऐसे सिंपल में एक आप वेन डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि ये आपका जो है
वायुमंडल हो गया, और ये आपका जो है स्थल मंडल हो गया, और ये आपका जो है जलमंडल हो गया। और ये जो तीनों का क्षेत्र है ये वाला, यही आपका जो क्या है, आपका जैवमंडल है, बायोस्फीयर है। आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे है कि जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं, और इसके अलावा हम बात करें तो पृथ्वी के चारों ओर फैलू वायु की जो पतली परत है उसको वायुमंडल कहते हैं। और एक चीज़ महत्वपूर्ण पॉइंट कि वायुमंडल जो है कैसे मतलब स्टेबल रहता है, कैसे स्थिर रहता है, तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो वायुमंडल को अपनी तरफ वो खींचे रहता है, और इस प्रकार जो है वायुमंडल बना रहता है, तो अपने चारों तरफ वायुमंडल को थामे रहता है। और जिन भी ग्रहों पे गुरुत्वाकर्षण बल में जो है बहुत कम है, तो वहाँ पे आप देखते हैं कि वायुमंडल काफ़ी पतली होती है, वायुमंडल होती भी नहीं है। तो यह चीज़ ध्यान रखना है। और यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। कैसे रक्षा करता है, तो ओजोन परत के माध्यम से। और ओजोन परत कहाँ होता है, तो वायुमंडल में होता है ओजोन परत और ओजोन लेयर। और ओजोन परत आपको पता कहाँ पे पाया जाता है, समताप मंडल में, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्ट्रेटोस्फीयर। और अगर हम बात करें, फिर आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे जो फिर वही डिफिनीशन दी गई कि पादप एवं जीव जंतु मिलाकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं, या पृथ्वी का संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल और वायु मिलकर जीवन का संभव बनाते हैं। तो पृथ्वी का संकीर्ण क्षेत्र मैंने आपको बता दिया, जैवमंडल है, स्थल, जल और वायु तीनों वहाँ पे आके मिलते हैं। अब आते हैं पारितंत्र के बारे में। पारितंत्र क्या होता है, तो पारितंत्र जो है वह तंत्र होता है जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वो निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के हस्तांतरण द्वारा संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, पारितंत्र क्या होता है कि वह तंत्र जिसमें सभी जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ में पर्यावरण के उन भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, जिसमें निवास करते हैं, और ये सब ऊर्जा और पदार्थ के द्वारा हस्तांतरण द्वारा संबंधित होते हैं। और फिर यहाँ पे जो है बहुत बेसिक फैक्ट दिया गया, आप लोग कई लोग जानते भी होंगे, सभी लोग जानते होंगे, प्रत्येक 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आपको सिंपल में आपको पता होना चाहिए, 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है, अगर इसकी बात करें जल दिवस। और अगर 22 अप्रैल की बात करें तो हमारी पृथ्वी दिवस है, तो पृथ्वी दिवस मनाते हैं। और फिर 22 मई की बात करें तो 22 मई को हम क्या मनाते हैं, जैव विविधता दिवस। ये सब बहुत बेसिक फैक्ट्स हैं जो आपको प्रश्न पता होना चाहिए। तो जैव विविधता दिवस हम मनाते हैं। और इसके अलावा जो है बाकी इससे सारे आपके पहले भी डिस्कस किए जा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। वस्तु विनिमय पद्धति पूछा गया था, ये बार्टर एक्सचेंज बोलते हैं इसको, ये इकोनॉमिक्स में पूछा गया था कि बार्टर एक्सचेंज क्या होता है। तो बार्टर एक्सचेंज या वस्तु विनिमय पद्धति, वस्तु विनिमय पद्धति में क्या होता है कि यह वस्तु की अदला बदली का व्यापार होता है जिसमें धन का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता, करेंसी, नोट, तो मुद्रा, इस सब का प्रयोग नहीं होता, तो मुद्रा का प्रयोग जीरो होता है। तो ध्यान रखिएगा, बार्टर एक्सचेंज वस्तु विनिमय पद्धति। और प्राचीन काल में हम जब करेंसी या मुद्रा नहीं होता था तो बार्टर एक्सचेंज या वस्तु विनिमय पद्धति से ही काम किया जाता था। आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं प्रश्नों पे। पहला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। तो आप मरुस्थल पर प्राकृतिक पारितंत्र है और वन भी है, लेकिन ताल अगर बात करें तालाब, तो तालाब जो है ये मानव निर्मित होते हैं, तो ये आपका प्राकृतिक पारितंत्र नहीं होगा। और बात करें इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है, तो आपको इस प्रश्न का जवाब जो कमेंट करके बताना है। फिर अगला है, इनमें से कौन मानव निर्मित पर्यावरण है। तो पहाड़, समुद्र ये प्रकृति बनाते हैं, सड़क को मानव बनाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा सड़क। फिर है कि इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है, तो आपका आंसर हो जाएगा जनसंख्या वृद्धि। यह प्रश्न पूछा गया था पीआरटी में। पादप वृद्धि पर्यावरण के लिए अच्छा होता है, फसल वृद्धि भी पर्यावरण के लिए अच्छा हो सकता है। जनसंख्या वृद्धि जो हो पर्यावरण के लिए दिक्कतें पैदा करता है कई प्रकार से, क्योंकि इससे पर्यावरण पे बोझ पड़ता है और पर्यावरण का अत्यधिक दोहन स्टार्ट हो जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, और अब यहाँ पे आपकी चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। फिर इसके बाद हम आगे के प्रयास करेंगे कि 2 चैप्टर्स आपको एक साथ ले आए, जिससे आपका जो भूगोल एनसीईआरटी है, भूगोल एनसीईआरटी आपका ख़त्म हो जाए। और अब विश्वास मानिए यहाँ पे जो है आपको बहुत अच्छे चैप्टर सभी आने बाकी हैं, और उन सभी चैप्टर से जो है पीआरटी में प्रश्न पूछे गए हैं, जीएस पार्ट सेकंड में प्रश्न पूछे गए हैं, जीएस पार्ट सेकंड में प्रश्न पूछे गए हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ में जो है अभी तक जो लोग देख रहे हैं, मैं एक बार फिर से बता दूं, मुझे शुरुआत में ही बता देना चाहिए था कि कल से जो है आपका बीपीएससी स्पेशल की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। और उसके बाद फिर जो बीपीएससी करंट अफेयर्स की भी आपकी क्लासेस दी जाएंगी, करंट अफेयर्स की भी क्लासेस दी जाएंगी। और इसके अलावा जो मैथ्स की क्लासेस होंगी, और पीआईक्यू की क्लास भी सबसे पहले आपको दी जाएगी, पीआईक्यू की क्लास, और बाकी और भी क्लासेस दी जाएंगी लाइन से। तो वो आपको जो है टेलीग्राम में मैसेज कर दिया गया है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, देखने के लिए धन्यवाद।